नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। खबरों की दुनिया में कई खबरें होती है खास और कई हटकर। अपने इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो होंगी हटके। खबरें जरा हटके में आज बात होगी जागरूकता के लिए पैदल यात्रा की। साथ ही बात होगी एक ऐसे केक की जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। साथ ही दिखाएंगे कहां 109 साल बाद निकली शहीद की अंतिम यात्रा, और बात होगी एक अद्भुत तपस्या की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का एक मकसद बना लेते हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे ही एक युवा है रोहन अग्रवाल, जिन्होंने अपने जीवन का मकसद बनाया है प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक करने का, और इसके लिए वे देश की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। कभी वो पैदल चलते हैं, कभी किसी से लिफ्ट ले ली। रास्ता कैसा भी हो, उन्हें कोई बाधा नहीं रोक सकती। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है। उनकी उम्र अभी महज 18 साल है, लेकिन प्रकृति का नाश करने वाले प्लास्टिक ने उन्हें ऐसा झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी को एक अभियान पर लगा दिया। वो अभियान था लोगों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करने का, और फिर घर से 2 जोड़ी कपड़े में निकल पड़े। अठारह साल के रोहन अब तक 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। इसमें उन्होंने 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर, जबकि 40,000 किलोमीटर लिफ्ट मांगकर पूरी की है। ये पैदल मैं इस वजह से निकला था कि मेरे को भारत की अलग जो सभ्यता है, अलग जो रिलीजन्स है, कल्चर्स है, लैंग्वेजेस है, उसमें बहुत रुचि था। उसके अध्ययन करना था, समझना था। जैसे कि पुराने काल में लोग देशाटन नाम की यात्रा करते थे गुरुकुल के माध्यम से, अपने आप को समझने के बारे में और लोगों को भी समझने के बारे में। तो उस उद्देश्य से मैं निकला था, और साथ ही साथ मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक कर सकूँ। प्लास्टिक के जो अलग अलग जो दुष्प्रभाव है, जो एनवायरनमेंट अपन देखते हैं, जो कि ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते समझते नहीं हैं, उनको समझा के प्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँ, और साथ ही साथ कैसे उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे उसको रीयूज़ कर सकते हैं इफेक्टिव मैनर में, वो समझाने के लिए यात्रा पर निकला था। और तब से अभी तक तकरीबन 500 दिन की यात्रा हो चुकी है। तकरीबन मैंने अब तक 10,000 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के द्वारा, और 17 स्टेट्स अभी तक क्रॉस कर चुका हूँ। रोहन नागपुर के रहने वाले हैं। उनके पिता जूस की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी हैं। वो अब तक 500 दिनों की यात्रा तय कर चुके हैं। यात्रा की शुरुआत 25 अगस्त 2020 को वाराणसी में गंगा स्नान करके की थी। वे अभी तक देश के 16 राज्यों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में तेलंगाना के रास्ते होते हुए वे भोपालपट्टनम पहुंचे। रोहन अभी तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, महाराष्ट्र का भ्रमण कर चुके हैं। यूपी के वाराणसी से शुरुआत। वाराणसी पवित्र धरती मानी जाती है, और वहाँ पे गंगा की डुबकी लगाकर मैंने यात्रा शुरुआत किया। यूपी के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी और तेलंगाना करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया हूँ। ये यात्रा कठिनाई से बड़ी रही है, लेकिन मेरे को एक विवेकानंद जी की एक कहावत याद आती है, जो बोले थे एक बार कि एक ऐसा दिन जहाँ पे आपको कोई दुविधा, कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, आप समझ सकते हो कि वो दिन में आप गलत राह पे चल रहे हो। जब ये बात मेरे को समझ में आई, मेरे को अभी लगता है कि बात एकदम सही कहे थे उनने वो ज़माने में। रोहन अपने अभियान के लिए राह मिलने वाले लोगों को रोककर उनसे प्लास्टिक का उपयोग न करने का निवेदन करते हैं। स्कूलों में जाकर वे बच्चों से कहते हैं कि वो न तो स्वयं प्लास्टिक का उपयोग करें और न ही घरों में करने दें। रोहन बताते हैं कि इस राह में उन्हें कठिनाइयां बहुत आई, लेकिन वे रुके नहीं। कठिनाई से सीखने को भी बहुत मिलता है। मैं तो कठिनाई को एक पॉजिटिव आउटलुक के समान देखता हूँ। कठिनाई तो गरीब इंसान के साथ भी, अमीर इंसान के साथ भी है सबसे, लेकिन उसका नज़रिया उसको कैसे देखता है। परेशानी को परेशानी के हिसाब से देखेंगे तो परेशानी बहुत सारी है, लेकिन परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी, एक सीखने के तरीके से, एक चैलेंज के तरीके से देखेंगे, बहुत कुछ सीखते रहेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी आते रहे, जैसे लॉकडाउन आया, बहुत बार हमें तबीयत खराब हुई, हमको हीट स्ट्रोक हुआ, लू लगा, और बहुत सारे बार हमारा पानी का दिक्कत हुआ, खाने का दिक्कत हुआ, अलग अलग खाना खाना पड़ा, बहुत बार लिफ्ट नहीं मिली हमको,
बहुत जगह ऐसे चलते गए जहाँ पे हमको कोई इंसान तक नहीं दिखा, घंटों घंटों तक। रोहन हर रोज 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। इस दौरान कहीं किसी घर या मंदिर या गुरुद्वारा में रात बिता लेते हैं। छत्तीसगढ़ से होते हुए वे अब ओडिशा के झारसुगुड़ा, संबलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल जाएंगे। फिर बांग्लादेश, म्यांमार समेत अन्य देशों के रास्ते वे साइबेरिया के ओमियाकाम भी जाएंगे, जहां लोगों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक करेंगे। मैं ये यात्रा प्लास्टिक के संबंधी करता हूँ। देश भर में जब तक प्लास्टिक के संबंधी करूँगा, और जब देश के बाहर जाऊँगा तो कुछ और विषय लेकर मैं अपनी यात्रा साइबेरिया तक करने की सोच रहा हूँ। साइबेरिया रशिया में आता है और पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है, जिसका नाम है जगह का ओमिकॉन। ओमिकॉन पूरे विश्व का सबसे ठंडा जगह है, जिसका टेम्परेचर -72 होता है, और आज तक कोई भारतीय वहाँ तक नहीं पहुँचा है। भारत से हम पहले भारतीय बनेंगे जो भारत से निकलते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे सीधा। 13 कंट्री क्रॉस करनी पड़ेंगी, मतलब कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, मंगोलिया और रशिया। रशिया के अंदर एक जगह आता है जिसका नाम है साइबेरिया, और साइबेरिया के अंदर ओमियाकॉम आता है। तो वहाँ तक हमारा जाने का रुचि है, हमारी इच्छा है। 2 साल, तकरीबन 2 से 3 साल हमको लगेगा समयकाल। 1 साल अभी भारत में रहेंगे, फिर 2 साल भारत के बाहर रहेंगे। रोहन बचपन से ही प्लास्टिक के प्रति लोगों को लापरवाह देखकर दुखी होते थे। इस बात को लेकर उनके मन में सदा से पीड़ा रही कि लोग भविष्य की चिंता किए बगैर प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। उन्हें लगा कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। बस फिर क्या था, घर वालों को मनाया और निकल पड़े अपने जीवन के सबसे बड़े अभियान पर। जब जीवन में आते हैं हमको सब चीज़ दी जाती है, हम ये मानते हैं। तो अब जब भी आपको हर चीज़ दी जाती है, जब आप पैदा होते हैं अपने को सब माँ बाप, नेचर या भगवान के रूप में सब चीज़ प्राप्त होता है। तो अपन कुछ कोशिश करें कि अपने ये सोसाइटी को कुछ दे पाए, ऐसा कुछ प्रयास करे, सोसाइटी को कुछ मदद करने की कोशिश करे जो अपने से अंडर प्रिविलेज है। क्योंकि हो सकता है आपको बाय चांस बस मिला है हर चीज़, जो कि कोई दूसरे इंसान को नहीं मिला है। वो भी आपके भाई बहन है, वो भी आपके रिश्तेदार है, आप समझिए। क्योंकि अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो कोशिश करिए ये जीवन को, अपने जो आसपास जो जीवन जंतु है या कोई इंसान है, उसकी मदद करने के लिए। रोहन को बैठे बैठे सिस्टम को कोसना गवारा न था, इसीलिए उन्होंने खुद के जीवन को ही अभियान बना दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने की सोची और फिर साधन गौण हो गए। काफी नेक विचारों के साथ में रोहन पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। वर्ष 2018 से ये यात्रा आरंभ हुई है और लगातार इनकी यात्रा जारी है। उद्देश्य केवल एक ही है कि ये किसी तरह से भारत राष्ट्र को जो है पॉलीथीन फ्री राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि वे समाज की रक्षा कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। आपने अब तक वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और न जाने कितने तरह के स्वाद वाले केक और पेस्ट्रीज खाए होंगे। इनको खाते समय आपको अपनी सेहत की भी चिंता होती होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे केक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आपने आज तक नाम भी नहीं सुना होगा। साथ ही सेहत से भी भरपूर है, मतलब आप इन्हें जी भर के खा सकते हैं। कहीं कुटकी पेस्ट्री है तो कहीं कोदो पेस्ट्री, रेड राइस केक भी है तो कोदो कुटकी रेड राइस केक भी है, ब्लैक राइस पेस्ट्री भी है तो रागी पेस्ट्री भी। पूरा केस रंग बिरंगे केक और पेस्ट्री से भरा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे केक के नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये केक और पेस्ट्री कहां और किसने तैयार की है। इसे बनाया है छत्तीसगढ़ की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने। इन महिलाओं ने वाव नेचर के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके तहत ये केक और पेस्ट्री तैयार की जा रही है। महिला समूह का ये केक और पेस्ट्री मार्केट में मिलने वाले उत्पादों से बिल्कुल अलग है। स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए ये उत्पाद शुगर फ्री होने के साथ साथ सेहत से भी भरपूर हैं। ये महिलाएं आज लाखों रुपए कमा रही हैं।
हाँ, मैं शुरुआत में बहुत छोटे स्तर में काम किए थे। हमारा ग्रुप जो है पहले चावल इसका बना के चावल बेचते थे। उसके बाद हमने इडली, डोसा, उत्पम हमने बनाया, इसका वैल्यू एडिशन किया। उसमें भी हमको थोड़ा कम आय का लगा। फिर हम लोग ने आगे और सोचने की कोशिश की क्या कर सकते हैं, तो हमने बिस्किट के रूप में इसको बनाना चालू किया। 2015 से हमारी महिला समूह काम कर रही है। निरंतर इसके ऊपर हम आगे मतलब बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम कुपोषित बच्चों को महिला बाल विकास को सप्लाई दिए। देवभोग कंपनी को हमने बिस्किट दिया। उसके बाद और हम सोचे कि इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं, तो हम अभी जो है इसका मोफेन, इसका पेस्ट्री, केक और भी बहुत सारे आइटम हम बना करके मंथली 1 लाख से एबव हमारी इनकम है महिला समूह का, और हम महिला समूह लोग बहुत खुश हैं। सेहत से भरपूर केक और पेस्ट्री तैयार करने वाली महिलाएं जागृति महामाया स्व सहायता समूह रायपुर की हैं। महिलाओं का यह उत्पाद शुगर फ्री और सेहत के लिए फायदेमंद कोदो, कुटकी, ब्लैक राइस और रागी से तैयार किया जा रहा है। टिकेश्वरी सिन्हा ने बताया कि उनके स्व सहायता समूह में अभी 12 महिलाएं हैं और 40 और महिलाएं स्टार्टअप से जुड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपने पति को खोया है, उन्हें समूह में शामिल कर हुनरमंद बनाने के साथ रोजगार भी दिया जा रहा है। वो अपना प्रोडक्ट आम ग्राहकों के साथ साथ देवभोग को भी बेचती हैं। जो ड्रीम था वो लगभग एक हमारे अभी तो हमारे समूह में 12 महिलाएं हैं, लेकिन हमारे अंडर में 40 महिलाएं काम करती हैं। जो नीडी महिलाएं हैं, जो अभी जो कोरोना काल में जो जिनकी हस्बैंड का जो डेथ हो गया था, ऐसे नीडी महिलाओं को लेकर मैं काम कर रही हूं। तो बहुत सारी अच्छी रिस्पांस है और हम 1 से एबव लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारी मंथली इनकम है। स्व सहायता समूह की ये पहल उन लोगों के लिए तो अच्छी है ही जो शुगर जैसी कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उनके लिए भी फायदेमंद है जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश शासन काल की क्रूरता के शिकार देश के कई लोग हुए। स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसे कई वीर हैं जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन ऐसे भी कई हैं जिन्हें हम नहीं जानते। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले एक ऐसे ही शख्स की कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिसका अंतिम संस्कार 109 साल बाद हुआ। धूमधाम से शव यात्रा निकाली जा रही है। भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। आसपास के सभी लोग इस शव यात्रा में शामिल हैं। हो भी क्यों ना, पूरे 109 साल बाद शव यात्रा जो निकली है। बलरामपुर में निकली ये शव यात्रा उस शहीद की है जो अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार हुआ था। बात 1913 की है, जब आदिवासी लाकुड़ नगेशिया अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान सामरी पाठ में अकाल पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने लगान वसूलना बंद नहीं किया। लाकुड़ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें इसकी सजा मौत के रूप में मिली। लाकुड़ का शव सरगुजा के एक स्कूल के पास दफना दिया गया। नागेशी समाज के लोगों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी अस्थियां उन्हें सौंपी जाए, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। और अब 109 साल बाद जब लाकुड़ की अस्थियां समाज को मिली तो उन्होंने विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया। समाज के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की और उन सब का आभार जताया जिन्होंने इसमें सहयोग किया। जो है 90 के दशक से हम लोग जो प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी इसके लिए मैं बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए। इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन हैं, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। इसके लिए संघर्ष काफ़ी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है। और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और
सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। शहीद लाकुड़ की अस्थियां वापस लाने में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज का बड़ा योगदान रहा। वह अंतिम शव यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि समाज के लोगों की मांग पर सीएम भूपेश बघेल से बात की, सरगुजा कलेक्टर से भी बात की। चिंतामणि महाराज ने नगेशिया आदिवासी समाज के लोगों की मांगों पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। ये संभवतः 1913 का मामला था। तब से अभी तक लोग लगे रहे, लेकिन अभी यहाँ के विधायक बनने के बाद समाज के लोग हमको बोले कि भाई इस तरह का स्थिति है, अगर आप इसमें सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं बोला बिल्कुल सहयोग करूँगा भाई, आप लोग के सहयोग के लिए तो हूँ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर उधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना। और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतज़ार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। निश्चित रूप से समाज का जो मांग है उसको मैं प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं उनके पास रखूंगा। शहीद लाकुड़ के अंतिम संस्कार में पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साई भी पहुंचे, जहां उन्होंने लाकुड़ का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में शामिल कराने का वादा किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं, उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए। आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। देश के लिए शहीद हुए लाकुड़ को 109 साल बाद अंतिम संस्कार किया गया। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उन्हें शहीद और स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं